हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखिए, ताकि जैसे ही कोई मैं नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डालूं, करंट अफेयर का या वीडियो लेक्चर डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और उस वीडियो को आप तुरंत देख पाए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल से सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, जहां पर मैं जो भी कंटेंट पढ़ाता हूं, है ना, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको कराता हूं। चलिए, आज हम बढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पार्ट 3 की ओर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप, बड़ा ही सुंदर आकर्षक मैप दिख रहा है। इस मैप के माध्यम से आज मैं भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन को आपके सामने रखने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पेज की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ का भौतिक या भौगोलिक विभाजन। भौतिक भी बोल सकते हैं या भूगोलिक भी कह सकते हैं। तो भौगोलिक विभाजन ये पार्ट 1 है इसका, और कुल मिला के छत्तीसगढ़ का पार्ट 3 है। ठीक है, विभाजन का पार्ट 1 है। विभाजन 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बनेंगे। ठीक है, पूरे कंटेंट, हर एक क्वेश्चन जो डीप होंगे और ऑथेंटिक सोर्स से, सबसे पहले जो भी मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा वो मानक सोर्स से होंगे। इन केस ऑफ फ्यूचर यदि आपको दावपत्ती करना है सीजीपीएससी के किसी भी प्रश्नों में तो आप कर सकते हैं। हालांकि आजकल कोर्ट में जाकर वो फंस जाता है, लेकिन फिर भी आप दावापत्ती कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। आगे मैप वाइज A to Z एकदम रटा जाएगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहें आप। ठीक है, जो नए हैं वो बने रहें। इसके अलावा आप मेरे छत्तीसगढ़ की विशेष कक्षाएं, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके। साथ ही सीजीपीएससी प्री और व्यापम की क्लासेस भी चल रही हैं, एसआई भर्ती की भी क्लासेस चल रही हैं और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की भी क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट पेपर की। चलिए बढ़ते हैं। तो भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 भाग? पहला भाग महानदी बेसिन, जिसे हम बेसिकली छत्तीसगढ़ का मैदान कह देते हैं। ठीक है, तो महानदी बेसिन का इलाका। दूसरा इलाका है जसपुर कुसमी सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट के नाम से आप जानते हैं, बेसिकली वो जसपुर कुसमी सामरी पाट है। ठीक है, और तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका पूर्वी हिस्सा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और दंडकारण्य क्षेत्र, ये 4 भाग हैं। कौन कौन से? जसपुर कुसमी सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला इलाका और महानदी बेसिन वाला इलाका या छत्तीसगढ़ के मैदान वाला इलाका। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लगभग 50.33, मतलब 50% से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र में 68,064 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ पहले स्थान पर है महानदी बेसिन का इलाका, अर्थात छत्तीसगढ़ का मैदान। बेसिन क्या चीज है? आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा। बेसिन वो क्षेत्र होते हैं जहां पर मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियों का जल का फैलाव क्षेत्र होता है। मतलब वो जो मुख्य नदियां बह रही है और जहां तक उसका पानी बह रहा है, जा रहा है, और उसकी सहायक नदियां जहां से आ रही हैं, तो वो पूरा बेसिन वाला इलाका कहलाता है। ठीक है, तो महानदी और उसके सहायक नदियां का जो जल फैलाव क्षेत्र है वो बेसिन है। ठीक है, दूसरा है जसपुर कुसमी। दूसरा जो एरिया है जो बड़े में आपको दिख रहा है वो है ये वाला दंडकारण्य क्षेत्र। इसको दूसरा नंबर दे देते हैं दंडकारण्य क्षेत्र को। इसका जो क्षेत्रफल है वो 39,114 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 29.77% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के। तीसरे स्थान पर आपको दिख रहा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि 20,700 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और लगभग 15.31% हिस्सा कवर करता है छत्तीसगढ़ का। चौथा स्थान पर है जसपुर कुसमी सामरी पाट प्रदेश, जो कि छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है ना। इधर छोटा नागपुर का पठार है झारखंड, इसका हिस्सा है, ये चौथा पार्ट है। और थोड़ा सा उस पार्टी का हिस्सा हमारे यहाँ आ गया है। जब 1905 में बंग भंग हुआ था तब हमारे यहाँ 5 रियासतें आई थी मिलकर, तो उसी में से जसपुर कुसमी सामरी पाट के कुछ इलाके हमारे यहाँ आ गए थे। तो 6,205.9 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है और 4.59% क्षेत्रफल ये छत्तीसगढ़ का कवर करता है। ठीक है, बघेलखंड का पठार जो कि आपका मध्य प्रदेश में, इसका पूर्वी हिस्सा हमारे यहाँ है, ये वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह का क्षेत्र, पाटा, है ना, मतलब आपका
लेटराइट मिट्टी वाला क्षेत्र, ये कडप्पा सेल समूह वाला क्षेत्र, और इधर कडप्पा और धारवाड़ वगैरह भी नीचे वाला क्षेत्र दंडकारण्य के क्षेत्र में मिलेंगे। इस प्रकार जो रैंकिंग मैंने मैप में दे दिया है उसे आप अच्छे से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब हम देखते हैं पहले बिंदु को महानदी बेसिन, है ना। महानदी बेसिन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण समझते हैं और मैप में उसे उकेरते जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, जो भी कंटेंट रहेगा ऑथेंटिक सोर्स रहेगा। ठीक है, महानदी बेसिन, इसका आकार क्या है, तस्तरी नुमा है या पंखाकार है। ठीक है, जो हमारा महानदी बेसिन का इलाका है, बीच वाला इलाका, तो इसका जो बेसिकली आकार है वो तस्तरी नुमा है, पंखाकार है। ठीक है, अब ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 68,064 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 68,064 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद करने में आसान है। 68,064 68,064, ठीक है, 50.33% एरिया ये कवर कर रहा है। और ये आपका क्या है, चूना पत्थर का क्षेत्र है, डोलोमाइट का क्षेत्र है। मतलब कौन सा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह मिलेगा, और खनिज में मिलेगा चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज की प्रचुरता है यहाँ पर। इसकी ढाल कहां पर जानते हैं, यहां से जो शिवनाथ नदी बहती है, ठीक है, वो पहले उत्तर की ओर बहती है। किसी भी, ठीक है, मैप में जो स्टैंडर्ड नॉर्थ है वो हमेशा ऊपर रहता है, साउथ नीचे, ईस्ट राइट हैंड साइड में, और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ये स्टैंडर्ड मैप का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज ऊपर दिखा रही है आपको मैप में, मतलब ये उत्तर की ओर जा रही है। फिर यहां से जाने के बाद इसकी ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, तो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो ज्यादा ढाल क्या है, थोड़ा उत्तर जाने के बाद पूर्व की ओर मिल जाता है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन देता पूर्व एवं उत्तर पूर्व। तो आपको याद रखना उत्तर पूर्व की ओर ढाल है, पहले उत्तर जाता है फिर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, और सारंगगढ़ होते हुए उड़ीसा में वो प्रवेश कर जाता है। कौन सा, महानदी। तो इससे नदियों के बहने से ये समझ आता है इसकी ढाल किधर है। ठीक है, तो नदियां बहती हैं, जैसे शिवनाथ नदी बही, महानदी बह के जाती है, दोनों शिवरी नारायण के निकट आपस में मिलते हैं और दोनों फिर पूर्व की ओर बहने लगते हैं। तो उत्तर पूर्व की ओर इनकी ढाल है, आप इसे याद रखेंगे। ये सीजीपीएससी प्री 2011 और साथ ही अभी रिसेंट 2016-17 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों को भी मैं बताते चलूंगा। अब आप बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो इसको दो भाग में ना बांटा जाता है। पहला है मध्यवर्ती पंखाकार महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान। मतलब इसके दो हिस्से हम करेंगे, बताऊंगा आगे। और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। कहने का मतलब है, जैसे मैं ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो हरा भरा मैदानी इलाका है, ठीक है, इसे बोलते हैं पंखाकार मैदान वाला इलाका, या इसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, या महानदी बेसिन का इलाका हम कहेंगे। इसके चारों ओर ना उच्च भूमियां हैं। इधर दुर्ग वाली उच्च भूमि है, दुर्ग रायपुर की। इधर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। ठीक है, इधर बीच में कुछ पठार है। इधर आपका मैकल श्रेणी है, ठीक है, मैकल रेंज है आपका। इधर उत्तरी उच्च भूमि है, आपका बिलासपुर का मैदान आ जाएगा। रायगढ़ बेसिन वाला इलाका है। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों ओर से क्या घिरा हुआ है, पहाड़ों उच्च भूमियों से घिरा हुआ है, जो कि आर्कियन सेल समूह, कडप्पा सेल समूह और डक्कन ट्रैप सेल समूह का मिला जुला मिक्सचर है, या उन्हीं में से ही ये बना है उच्च भूमियां। बीच का जो मैदान है जहां पर खेती होती है, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ को क्या धान का कटोरा इसलिए नहीं कहा जाता कि वो कि धान उत्पादन में वो पहले नंबर, ऐसा नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ऊपर से, मतलब ऊंचाई से इस छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिदृश्य को हम देखते हैं ऊपर से, है ना, जैसे आप प्लेन में या किसी और चीज से आप देखना चाहें, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह से, तो वो क्या दिखता है कि बीच वाले इलाके में ही कटोरे जैसा बना है, ऊपर आजू बाजू उच्च भूमियां, अब बीच में धान की खेती। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, कटोरे में धान उग रहा है, ऐसा दिखता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझनी है। धान का कटोरा हम लोग 90-10वें नंबर पे होंगे धान उत्पादन में, या आंकड़ा मुझे याद नहीं है, ऐसा ही बोल रहा हूं, लेकिन पीछे हैं हम, इसलिए हम इसके क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम आगे। इसे जो है मध्यवर्ती पंखाकार जो महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसे 5 भाग में फिर डिवाइड करते हैं। शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन और महानदी पार का सकरा मैदान। शिवनाथ और महानदी के बीच में दोआब क्षेत्र, दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। जैसे कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र उपजाऊ भूमि है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका। वैसे ही शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ के पार का पश्चिमी भाग में, बिलासपुर का मैदान महानदी के उत्तर में, जहां से महानदी बहती है उधर उत्तरी क्षेत्र वाला, ठीक है,
दोआब वाला ये क्षेत्र है, पार का मैदान ये क्षेत्र है, ठीक है। हसदो मांड बेसिन वाला ये पूरा इलाका है, इसी के इलाका आसपास का इलाका हसदो मांड बेसिन, और महानदी पार का सकरा पेटी यहाँ पर उच्च भूमि के पास में। तो ये पांचों को मैं आगे मैप में आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी उच्च भूमि है, उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर छोटी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां ऊंची ऊंची भूमियां हैं। मैकल श्रेणी है आपका इधर पश्चिम में, दक्षिण में आपका दुर्ग की उच्च भूमि है, ठीक है, और पूर्वी में आपका धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि। इस प्रकार चारों ओर से उच्च भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये उनके डिटेल्स है। सबसे पहला क्या बताया हूं, शिवनाथ महानदी दोआब, मतलब महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 31,600 वर्ग किलोमीटर है। दो भाग में डिवाइड हो जाएगा भाई, ये दो भाग में डिवाइड हुआ ना, तो ये 31,600 वर्ग किलोमीटर, और बाकी जो बचा इस 464 वर्ग किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ोगे तो लगभग वही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र आपके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं मैप में। हम देखते हैं शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। यह महानदी और शिवनाथ नदी के मध्य का मैदानी भाग है, जानते हैं उपजाऊ भूमि मैदानी भाग, ठीक है। यहां शिवनाथ एवं खारून नदियों का प्रवाह क्षेत्र है और चूना पत्थर की प्रचुरता है। इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक का है ना। देखते हैं मैप में क्या वाला बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नदी को बनाते हैं, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है, पहले दो इसके साक्ष्य मिलते हैं। अभी वर्तमान जब ऑथेंटिक सोर्स वगैरह पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बुक वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आपको देखने मिलेगा गढ़चिरौली महाराष्ट्र वाला इलाका, इसका उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। इसके पहले हम क्या मानते थे, राजनांदगांव के पानाबरस क्षेत्र से, पानाबरस पहाड़ी से, है ना। तो पानाबरस या पानाबरस इसे कहते हैं, उस पहाड़ी से इसका उद्गम होता था शिवनाथ नदी का, ऐसा माना जाता था। परंतु वर्तमान में गढ़चिरौली महाराष्ट्र हम लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका उद्गम इस प्रकार से होता है, और ये जांजगीर चांपा वाला मान लो इलाका है, ठीक है। तो यहां पर ये सिवरी नारायण के पास, कौन सा इलाका है यहां पर मान लेता हूं, सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण के पास महानदी में आकर मिलता है शिवनाथ नदी, ठीक है। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से, पहले कांकेर में प्रवेश करता है। दूध नदी इसकी सहायक नदी है, नदियों को अलग से पढ़ाऊंगा। और वापस रिवर्स होते हुए महासमुंद के पास से गुजरते हुए, ठीक है, ये कहा जाता है सिवरी नारायण। फिर चंद्रपुर होते हुए आगे इन पर्वतों के बीच से रायगढ़ से बाहर निकलता है संबलपुर उड़ीसा, और बाद में कटक के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मोहाना बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह है आपकी महानदी, और यह है आपकी शिवनाथ नदी। तो महानदी और शिवनाथ नदी, ये नदियों का पूरा प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बीच की जो भूमि है ना, जो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। इसको हटाता हूं, जो लिखा है ना उसके ऊपर से नहीं बनाते, थोड़ा सा हम इसको ऐसा बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लगे, ठीक है, इस टाइप का, ताकि मैं सकरा मैदान आपको दिखा पाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या पढ़े थे, महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र। ये हरा भरा मैदानी इलाका है पूरा, तो ये कहलाएगा महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र। इधर है महानदी, इधर है शिवनाथ नदी, दोनों के बीच का क्षेत्र दोआब, ठीक है। अब इसका जो विस्तार, जैसे आप देख पा रहे हैं, दुर्ग उच्च भूमि इधर, तो दुर्ग इधर आपका रायपुर शहर है ना। इसके बाद बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से लगा हुआ जांजगीर चांपा, सिवरी नारायण, ठीक है। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक का इसका विस्तार है दोआब क्षेत्र का, जैसे आप देख रहे हैं ऐसा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक। तो ये जो महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ इलाका। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है ना, वो है शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ को पार किए मतलब किधर गए, पश्चिम में गए। ये पश्चिम, ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण। शिवनाथ पार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पार है। तो जैसे ही ये मैकल रेंज आपको दिख रही है, मैकल की पहाड़ियां दिख रही है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, मैकल रेंज, मैकल श्रेणी, तो इसमें जो मैदान है हरा भरा, ये है शिवनाथ पार का मैदान, जो कि दूसरा
विभाजन क्षेत्र है। यहाँ पर ना मैकल से निकलने वाली, मैकल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां आकर शिवनाथ नदी में आकर मिलती हैं। मतलब शिवनाथ नदी की सहायक नदियां यहाँ से बहती है। कौन कौन सी नदियां? मैकल से आने वाली नदियां आमनेर की ओर सहायक नदी है, जैसे मुस्की, पिपरिया हो गया, पूछा था प्रश्न सीजीपीएससी में, तो आमनेर हो गया। सुरही नदी हो गया, कर्रा नाला बैराज है तो कर्रा नदी हो गई, हाफ नदी हो गई, ये वाली है ना। तो ये सभी नदियां जो है ना, जो ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये सभी नदियां हैं जो कि शिवनाथ नदी में आकर मिलती है और ये मैदानी भाग का निर्माण कर लेती है। जहां से नदियां बह रही हैं उसके बाद आजू बाजू का क्षेत्र उपजाऊ होगा और सपाट मैदान है। नदियां ऊपर से नीचे उतरकर किसमें गिरेंगे? मैदान में ही तो गिरती हैं, है ना। जैसे गंगा नदी निकलकर उत्तर प्रदेश के मैदान में बहती है बीचों बीच, वैसे ही शिवनाथ नदी बीचों बीच बह रही है। यहाँ की नदियां इसकी सहायक नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आने वाले तीसरा बिंदु जो है वो है बिलासपुर का मैदान। ये है पूरा इलाका, ये है, ये जो मैदान लिखा है ना बिलासपुर का मैदान, ठीक है। तो बिलासपुर का मैदान जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ना वो मैदान है, जो पर्पल कलर से दिख रहे हैं वो बेसिन है, जो येलो ब्राउन कलर से दिख रहे हैं वो पठार हैं। सभी को कलर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसका पीडीएफ भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। सोचिए कितना आसान है। जो ब्लू कलर में वो उच्च भूमियां हैं, ये काले कलर का मैकल रेंज है, ये उच्च भूमि क्षेत्र है। तो हरा मैदान क्षेत्र है, पर्पल कलर का है ना बेसिन है, ये आपका येलो ब्राउन कलर का आपका पठार है, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं बिलासपुर के मैदान को। तो बिलासपुर के मैदान का विस्तार ना बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक है। ये रायगढ़ का मैदान है। जहां बेसिन होगा ना, नदियां जहां पर अपना पानी बहा कर लेकर आएंगी, बहाव का क्षेत्र होगा, वहां पर मैदान होना ही है, ठीक है। तो रायगढ़ का बेसिन आपको दिख रहा है, यहीं पर लगा हुआ ये जो हरा वाला मैदान है, ये रायगढ़ का मैदान है और ये बिलासपुर का। तो यहां से पूरा सक्रिय पेटी के रूप में यहां पर से पूरा बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक पूरा मैदानी इलाका है, ठीक है। तो इसे बिलासपुर का मैदान हम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि बिलासपुर का मैदान यह महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है। महानदी बेसिन कहां था? नीचे था। महानदी का बहाव क्षेत्र मतलब उसका बहाव क्षेत्र, उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, तो महानदी बेसिन है ना। तो उसके ऊपर में क्या था? आपका बिलासपुर का मैदान। तो बिलासपुर का मैदान है। पश्चिमी दिशा में इस बिलासपुर के मैदान के पश्चिम में अरपा लीलागढ़ का मैदान है, ठीक है। इसके पूर्व में हसदो मांड का मैदान है। इसके उत्तर पश्चिम में लोरमी का पठार है। इसके उत्तर पूर्व में हसदो बेसिन है और छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां, ठीक है। कोरबा से लेकर आपका रायगढ़ तक। लोरमी और हसदो बेसिन के मध्य पेंड्रा पाट है और सुदूर पश्चिम में मैकल श्रेणी है। अब इसको कहते हैं, अब उसको हम मैप में समझते हैं। तो जो बिलासपुर का मैदान है जो कि रायगढ़ तक थोड़ा थोड़ा सक्रिय पेटी के रूप में फैला हुआ है, यहां बिलासपुर में उसका ज्यादा विस्तार है। इस बिलासपुर के मैदान के पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम में है आपका कौन सा? अरपा लीलागढ़ का मैदान। लोरमी का मैदान तो लोरमी से लगा, लोरमी से निकलने वाली नदियां, तो वहां से अरपा नदी और लीलागढ़ नदी। तो ये जो मैदान है ना हरा कलर का, ये अरपा लीलागढ़ का मैदान है जो कि बिलासपुर के मैदान के पश्चिम में है। इस बिलासपुर के मैदान के ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है लोरमी का पठार, दिख रहा है ऐसा ही इलाका, ये लोरमी का पठार है, ठीक है। पेंड्रा का पठार अलग है। इस बिलासपुर के मैदान के उत्तर पूर्व में है हसदो रामपुर का बेसिन, पर्पल कलर से है मतलब बेसिन है, ठीक है। जहां से हसदो नदी आती है ऊपर से, कहां से? कोरिया जिले से निकलकर, तो हसदो नदी आती है, उसका बहाव क्षेत्र तो वो हसदो रामपुर बेसिन है। इस बिलासपुर के मैदान के कहां? दक्षिण बोल सकते हो या दक्षिण पूर्व बोल सकते हो। इधर है हसदो मांड का मैदान। हसदो नदी जो कि यहां से निकल के आती है, मांड नदी जो कि मैन पार्ट से निकल के आती है, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा हसदो और मांड का मैदान। नदियों को नहीं उकेर रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, नदियों को इसलिए नहीं उकेर रहा हूं, बता दिया ना एक बार उकेर, क्योंकि यहां पर जो लिखा है वो चीजें आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हसदो नदी और मांड नदी, उसके बीच में भी उसका नदी का बहाव क्षेत्र होगा तो उसका मैदान बनेगा, तो हसदो मांड का मैदान। और साथ ही हसदो मांड का क्या है? बेसिन भी है, बेसिन उस नदियों का बहाव क्षेत्र भी है,
मैन पाट से मान नदी और कोरिया से हसदो नदी। हसदो रामपुर का बेसिन बनाती है ऊपर कोरबा के ऊपर, और नीचे बनाती है बिलासपुर इलाके में लगे हुए इलाके में हसदो मान का मैदान, हसदो का मान का बेसिन। ठीक है, चलिए अब ये इलाके हो गए। इस हसदो रामपुर के बेसिन, ये पर्पल कलर में मतलब बेसिन है, ठीक है, और लोरमी के पठार के बीच में है पंडरा पाट या पेंड्रा पाट, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला वाला इलाका। ठीक है, पेंड्रा पाट है दोनों के बीच में, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले बिंदु की ओर। हसदो मांड बेसिन को समझते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में हसदेव व मांड का मध्य क्षेत्र है। अभी जो दिखाया था हसदो मांड बेसिन, जहां पर हसदो मांड का मैदान भी है, वो छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व में हसदो मांड का मध्य क्षेत्र है। इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में है। इसका विस्तार चंवर ढाल, मतलब जिसे कुम्हार पहाड़ी या पहाड़ियों की श्रृंखला है, चंवर ढाल, चंवर ढाल पहाड़ियों की श्रृंखला जिसमें कुम्हार पहाड़ी भी कहते हैं, तथा सारंगगढ़ की पहाड़ियों के मध्य है। किसका विस्तार? हसदो मांड बेसिन का विस्तार। कहने का मतलब है ये जो हसदो मांड का मैदान है और ये हसदो मांड बेसिन है, ये वाला पर्पल वाला इलाका, ठीक है। तो इसका विस्तार कैसे है, आपका दिख रहा है यहां पर उच्च भूमि के नीचे हसदो मांड मैदान। यहां पर ये जो पहाड़ियां दिख रही है ना, ये है चंवर ढाल। क्या है? चंवर ढाल, जिसे कुम्हार पहाड़ी कहते हैं। चंवर ढाल एक ढलान क्षेत्र है जो पहाड़ियों से युक्त है या पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है, उसे चंवर ढाल कहते हैं। ये रायगढ़ बेसिन से लगा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ में जैसे यहां से मांड नदी आएगी, यहां से केलो नदी आएगी, ठीक है। तो मांड नदी और केलो नदी का जो क्षेत्र है, उसके बीच में जो क्षेत्र है, वो रायगढ़ बेसिन का इलाका आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रायगढ़ बेसिन का इलाका कहलाएगा। तो यहीं पर है चंवर ढाल। और ये जो पहाड़ियां दिख रही है ना, ये सारंगगढ़ की पहाड़ियां। अभी यहीं तो कटकर अलग बनकर जिला बनेगा, नया जिला जो घोषणा हुई है ना। ये सारंगगढ़ और इधर आपका बलौदा बाजार का क्षेत्र, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर सारंगगढ़ जिला बनेगा अभी बाद में। चलिए, तो यहां पर भी पहाड़ियां हैं। तो यहां से लेकर लगभग यहां तक इस पूरे एरिया में जो इलाका है ना, ये बेसिन है ना, मैंने उकेरा है यहां पर। तो ये पूरा इलाका जो बता दिया है वही आपका बेसिन वाला इलाका है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे अगले बिंदु की। अंतिम जो बिंदु है, महानदी पार का सकरा मैदान। महानदी पार का सकरा मैदान, यह महानदी के पूर्व में एक सकरी पेटी है। महानदी के पूर्व में क्या है? एक सकरी पेटी है, जिसके पश्चिम में महानदी, शिवनाथ, दोआब एवं पूर्व में महासमुंद धमतरी उच्च भूमि। कहने का मतलब क्या है भाई, ये जो आपको सकरी पेटी दिख रही है, हरा कलर कर देता हूं ताकि मैदान आपको समझ आए। ये पूरा इलाका है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? महानदी पार का मैदान। ऐसा क्यों कह रहे हैं पार का मैदान? पार का मैदान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां से महानदी आपकी निकल रही है, इसके पार शिवनाथ पार का मैदान, इस दो आपके पार, तो महानदी पार का मैदान। सकरी पेटी, एकदम पतली सी पेटी है ना, इतना मोटा दिख रहा है, इतनी पतली सी पेटी है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि इसके पूर्व में है और इसके पश्चिम में है महानदी शिवनाथ नदी दोआब। पश्चिम में ये, पूर्व में ये, नीचे सिहावा पर्वत और दुर्ग जो है उच्च भूमि, ठीक है, और कुछ पहाड़ियां आपको दिख रही हैं। अब बात करते हैं हम सीमांत उच्च भूमियों की। किसकी बात करेंगे? सीमांत उच्च भूमियों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान चारों ओर से उच्च भूमि से घिरा हुआ है और बीच में होती है धान की खेती। इसलिए जब ऊपर से स्पेस से देखने पर या ऊपर से देखने पर वो कटोरे में धान उगा, जब धान की फसलें उगती हैं तो धान उगा जैसा दिखता है, बीच में कटोरा दिखता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है। यह उच्च भूमि आर्कियन, गोंडवाना, डक्कन ट्रैप सेल समूहों से बना हुआ है। बताया था चारों साइड कहीं कहीं पर डक्कन ट्रैप मिलेगा, जैसे कवर्धा वाले इलाके में चूना पत्थर डोलोमाइट मिलेगा, मतलब वो आपका आर्कियन सेल समूह है। गोंडवाना भी मिलेगा ऊपर में उच्च भूमियों में। कोयला वाला इलाका, जो ऊपर वाला इलाका, कोरबा वाला इलाका, ठीक है, जहां से कोयला निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी उच्च भूमियां बनी हैं। नदियों द्वारा विच्छेदन से निर्मित है। नदियां जो है आसपास के इलाकों को काट दी, बहा कर ले गई। तो आजू बाजू के क्षेत्र क्या दिखेंगे? उठे हुए दिखेंगे। इसको नदियां छील रही है लगातार और बाजू वाले क्षेत्र क्या हो रहे हैं? उठ रहे हैं, इसलिए वो उच्च भूमियां कहलाती हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इस सीमांत उच्च भूमि के बिंदुओं की। इसका वर्गीकरण जो किया गया है, तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है, उत्तरी उच्च भूमि में, उत्तर में जो उच्च भूमि है, मान लो इस गोले को मैं उत्तरी उच्च भूमि मानता हूं,
तो इसके ना उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं, मतलब कहने का मतलब इधर, ठीक है। इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान और रायगढ़ का बेसिन है, बेसिन मैदान से लगा होगा, ठीक है। बेसिन मतलब जहां से रायगढ़ से बहने वाली आसपास की नदियां जैसे मांड और केलो वो बहेंगी और वहां पर आसपास मैदान होगा, तो ये पूर्व साइड है, ठीक है। साथ ही इसके पश्चिमी भाग में हसदो रामपुर का बेसिन है, जहां से हसदो और उसकी सहायक नदियां आएंगी, तो इसके पश्चिमी भाग में हसदो रामपुर का बेसिन है। छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने वाली पर्वतों की श्रृंखला जिसे चंवर ढाल कहते हैं, है ना, ये भी यहीं पर है चंवर ढाल, ये यहां पर है चंवर ढाल आपका पूरा। ये चंवर ढाल क्या करता है पूरा, ये नीचे है आपका छत्तीसगढ़ का बेसिन या महानदी बेसिन और ऊपर है उत्तरी उच्च भूमि, ये दोनों के बीच समद्विभाजक का काम करेगी कौन सा, चंवर ढाल। उदयपुर का पठार रायगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये जो रायगढ़ वाला इलाका है इसके उत्तर और पश्चिम ऊपर इधर, तो यहां पर उदयपुर का पठार है, मतलब इसके उत्तर पूर्व में, ठीक है। इस पठार के पश्चिम में मांड नदी और पूर्व में कुरकुट नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पर पठार है तो इसके मांड नदी एक साइड और एक साइड कुरकुट नदी जो कि मांड की सहायक नदी है, ये प्रवाहित होती है। इसको हम देख लेते हैं मैप में। क्या बताया, उत्तरी उच्च भूमि जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, इसके उत्तर में है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां, यहां से लेकर यहां तक छुरी मतरिंगा उदयपुर, ये उदयपुर की पहाड़ी है, ये छुरी की पहाड़ी है, ठीक है। इस जो छुरी की पहाड़ी में ना यहाँ पर महादेव पहाड़ी है, ऊपर में उत्तर में क्या है, महादेव पहाड़ी है। छुरी की पहाड़ी के उत्तर में ये छुरी की पहाड़ी है, ठीक है, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ी है। यहां से छुरी से लेकर उदयपुर तक, उदयपुर जो कि रायगढ़ में आता है, इसके उत्तर पूर्व में उदयपुर का पठार आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके पूर्व में आपको रायगढ़ का बेसिन और रायगढ़ का मैदान आपको दिख रहा है, जैसे कि बताया था। इसके पश्चिम में हसदो रामपुर बेसिन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, हसदो रामपुर बेसिन दिख रहा है। और यहां पर जो ये चंवर ढाल है ना, यहाँ पर ये मैदानी इलाका जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये ऊपर उत्तरी उच्च भूमि और ये छत्तीसगढ़ का मैदान, दोनों को यही अलग करता है कौन, चंवर ढाल। समझ आ रहा है आपको, तो यही चंवर ढाल उसको अलग करने का काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हम समझ लेते हैं और अन्य बिंदुओं को। छुरी हिल्स के पश्चिम में हसदो नदी एवं पूर्व में मांड नदी बहती है। छुरी हिल्स के पश्चिम में हसदो नदी, पूर्व में मांड नदी बहती है। इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा का बेसिन है और छुरी पहाड़ी के उत्तर में महादेव पहाड़ी और हसदो रामपुर का बेसिन है। ये सभी बता चुका हूं, फिर से देखते हैं एक बार, अलग कलर से आपको कहता हूं, ठीक है। देखिए जो उत्तरी उच्च भूमि है ना, यहां पर छुरी की पहाड़ियां, इसके उत्तर में आपको महादेव पहाड़ी बताया हूं। इस छुरी की पहाड़ियों के पश्चिम में आपको कोरबा का बेसिन मिलेगा, पर्पल कलर से है मतलब बेसिन है, तो कोरबा का बेसिन, जहां पर कोरबा से बहने वाली नदियां और उसका बहाव क्षेत्र है, तो बेसिन हो जाएगा वो, ठीक है। इस उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में जो छुरी की पहाड़ियां हैं, उसके एक साइड से आपका हसदो नदी बहता है और दूसरे साइड से मेन पार्ट से आपका मांड नदी बहता है। तो हसदो और मांड नदी के बीच में है छुरी की पहाड़ियां, ठीक है। साथ ही जो उदयपुर का पठार है, ठीक है, उसके एक साइड से आपका मांड नदी बहता है और यहीं से आपका सहायक नदी कुरकुट नदी भी बहता है, ठीक है। कौन सा नदी, कुरकुट नदी। तो हसदो नदी, मांड नदी और मांड की सहायक है कुरकुट नदी, ये वहीं से बहता है उदयपुर की पठार के आजू बाजू से। केलो नदी भी यहीं पर से बहता है। पत्थलगांव लैलूंगा का पठार आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जसपुर में, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार, टमाटर क्षेत्र है ना, तो यहां से आपका केलो नदी भी बहता है। तो ये केलो नदी का इलाका है, मांड नदी का इलाका, इसलिए यहाँ पर रायगढ़ बेसिन बनेगा, रायगढ़ का मैदान बनेगा। समझ आ रहा है, जहां पर नदियां बहेंगी वहीं पर बेसिन होगा, वहीं पर मैदान भी होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं और अन्य बिंदुओं को। अब बात करते हैं हम मैकल श्रेणी की। तो यह सतपुड़ा पर्वत का ना पूर्वी का गार है। सतपुड़ा पर्वत भारत के नक्शे, इसे भारत का नक्शा मान लो तो सतपुड़ा पर्वत आपके पश्चिम से लेकर ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलाका है ना, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीसरा हिस्सा हमारे यहाँ टेढ़ा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये पूर्वी का गार है, इधर बोलेंगे पूर्व, इधर बोलेंगे पश्चिम। पश्चिम के दो हिस्से को छोड़कर सतपुड़ा पर्वत के 3 हिस्से, उसमें से हमारे पास तीसरा हिस्सा आया है पूर्वी वाला, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी का गार। क्वेश्चन पूछा था मैकल पर्वत श्रेणी किस
किस पर्वत का हिस्सा, सतपुड़ा का, विंध्यन का, या और कुछ भी पूछ देगा, है ना ऑप्शन में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, पूर्वी कगार है, जिसका विस्तार राजनांदगांव से कवर्धा तक है। ठीक है, आगे मुंगेली जिला में भी कुछ है। तो कवर्धा में चिल्फी घाटी श्रेणी आती है इसके अंतर्गत। इसके उत्तर में लोरमी का पठार है, दक्षिण में शिवनाथ घाटी है, शिवनाथ नदी जहां से बहती है उसकी घाटी है, और चंदली पहाड़ और लामनी हिल्स है। ठीक है, ये जो मैकल श्रेणी है ना, कुछ दूर तक ऐसे उत्तर जाएगा, उत्तर के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले दक्षिण से उत्तर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो यहां पर जो सेंटर बिंदु है ना, जहां से मुड़ रहा है वो कहलाता है लामनी हिल्स का इलाका। क्या कहलाता है? लामनी हिल्स, मतलब लामनी की पहाड़ियां, वहां से वो मुड़ जाता है। उसको मैप में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये जो आपका मैकल रेंज है, मैकल श्रेणी, जहां पर आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखला दिखने मिल रही हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है बदरगढ़। बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, वो मैकल पे है। मतलब अगर पूछेगा इस महानदी बेसिन का सबसे ऊंचा पर्वत, ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैकल में है। कौन सी? बदरगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी भी है, ये देखिए ब्राउन कलर से जो अलग अलग किया हूं ना, वो पहाड़ियों के नाम देने के लिए किया हूं। ठीक है, फिर मैकल श्रेणी, फिर यहां पर जब कवर्धा में जाएंगे तो यहां पर चिल्फी घाटी मिलेगी। फिर आगे जब लोरमी के पठार तक जाएंगे, यहां से ये मुड़ जाती है, देखिए पहले ऊपर जा रही है, फिर यहां पर पूर्व की ओर मुड़ गई। मतलब यहां पर ये जो पहाड़ियां हैं, ये लामनी हिल्स की पहाड़ियां हैं, चंदेरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, चंदेरी की पहाड़ियां और लामनी हिल्स है। ठीक है, पेंड्रा पाट ऊपर आता है, इसके नीचे पहाड़ी मुड़ जाती है, पेंड्रा पाट उसको ढलान से अलग हो जाता है उधर। ठीक है, यहां पर जो दो पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही है, एक अमरकंटक चोटी है 1057 मीटर ऊंचा, और दूसरा जो है बामनगढ़ चोटी है 1127 मीटर ऊंचा। इसके अलावा कवर्धा में कांदावड़ी पहाड़ी भी है ना, और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसको जब मैं पर्वतों के अलग से स्पेसिफिक मैप वाइज बताऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। आई होप ये पूरा समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, मैप में ही सबसे अच्छा समझ आता है। बात करते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं दक्षिणी उच्च भूमि की। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले के दक्षिणी भाग आते हैं। राजनांदगांव दुर्ग का दक्षिणी भाग, मैप आप देखे हैं। बालोद जिले में खरखरा एवं तांदुला के मध्य कुटक राजरा की पहाड़ियां हैं। अब देखते हैं दक्षिणी उच्च भूमि को। तो ये जो दुर्ग उच्च भूमि है, दुर्ग रायपुर उच्च भूमि, यही आपका क्या है? दक्षिणी उच्च भूमि कहलाती है। यही क्या है आपका? दक्षिणी उच्च भूमि। यही आपका दक्षिणी उच्च भूमि है। ठीक है, इसमें आपको दिखने मिलेगा कुटक राजरा की पहाड़ियां, जिसे हम दल्ली राजरा कहते हैं। तो दल्ली राजरा की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 674 मीटर है। कितनी है? 674 मीटर कुटक राजरा की पहाड़ी। ठीक है, ये बालोद जिला के अंतर्गत आता है। फिर दुर्ग जिला, उसके ऊर बेमेतरा। ठीक है, तो ये उच्च भूमि वाला इलाका है, और यहीं पर दल्ली राजरा से आपको लोहा मिलेगा। ठीक है, लोहा मतलब कौन सा सेल समूह? धारवाड़ सेल समूह। धारदार लोहा आपको पढ़ाया हूं, सेल समूह जब पढ़ाया हूं तो धारदार लोहा ऐसे याद रखना। ठीक है, अब ये जो उच्च भूमि है, ये दक्षिणी हिस्सा कवर कर लिया। ठीक है, ये जो कुटक राजरा की पहाड़ी है, इसके एक साइड से आपका खरखरा नदी जाता है, शिवनाथ की सहायक, और एक साइड से आपका तांदुला नदी जाता है। ठीक है, और रायपुर वाले इलाके से आपका जाता है खारून नदी। तो तीन सहायक नदियां हो गई इसकी। कौन कौन सी? ये वाला खारून, ये वाला तांदुला, ये वाला खरखरा। तांदुला वाला अपना कांकेर से आएगा। ठीक है, तो तीन नदियां हो गई। तो ये दोनों ये पहाड़ी के आजू बाजू जाती है, खरखरा और तांदुला नदी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूर्वी उच्च भूमि, यह रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में, रायपुर का दक्षिण पूर्व इधर अर्धचंद्राकार रूप में फैली है। यह पूछा था कौन सा आकार में? उच्च भूमि अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि इसका हिस्सा है, और 943 मीटर ऊंचा सोनबेरा पठार यहां का सबसे ऊंचा भाग है। सोनबेरा पठार वैसे तो उड़ीसा का हिस्सा है, उसका कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में आता है ऑथेंटिक बुक के हिसाब से, है ना। वैसे तो उड़ीसा ही लेंगे उसको, पर उसका कुछ हिस्सा हमारे यहां भी आता है, जहां से आपकी जोंक नदी निकलती है, महानदी की सहायक नदी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके दक्षिण में सिहावा पर्वत है, और इसके अंतर्गत एक निम्न भूमि भी आती है, जिसे बसना का बेसिन बोलते हैं। सरायपाली बसना, वहां पर बेसिन इलाका है, जहां पर जोंक नदी, लात नदी और अन्य सहायक नदियां जाती हैं। तो आसपास में क्या बनाएगी? नदी, और उसका बहाव का क्षेत्र बेसिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको।
तो हमने देखा पूर्वी उच्च भूमि में धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, जो कि रायपुर उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके आपको देखने मिल रहा है सोनबेरा का पठार नीचे, यहीं पर आपको भातरी नवागढ़ की पहाड़ियां दिखने मिल रही हैं, जो कि पैरी नदी का उद्गम हिस्सा है। यहां से महानदी में जाकर पैरी नदी मिल जाती है। सोनबेरा का पठार जहां से जोंक नदी जाकर महानदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के नीचे आपको देखने मिल रहा है सिहावा पर्वत, जहां से महानदी का उद्गम होता है। इस सिहावा पर्वत की ऊंचाई 586 मीटर है। इसके अलावा ना यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर से इधर ऐसा टेढ़ा, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है। उन पहाड़ियों को भी मैं लिख दिया हूं। कभी कभी नया पर्वत श्रृंखला पूछ देता है या पर्वत को नाम पूछ देता है, तो आपको याद रहना चाहिए ये सभी नए हैं। मुंडागिरी की पहाड़ी 680 मीटर, बोरडा पहाड़ 617 मीटर, कटीगांव 631 मीटर और गिधवा पर्वत 732 मीटर, ये सभी पर्वत हैं। ठीक है, इसके अलावा सोंढूर नदी का भी उद्गम स्थल सोनबेरा पठार, जहां से जोंक नदी निकलती है। उड़ीसा में आपको ज्यादा दिखाया हूं, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाके दिखाया हूं। और इसके अलावा बड़े पाट डोंगर, जो इसकी ऊंचाई 1006 मीटर है, आपको दिखने मिल रहा है बड़े पाट डोंगर की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, बसना का बेसिन, जोंक नदी, लात नदी और अन्य सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं, तो बसना का बेसिन का निर्माण हो जाता है। इसके बीच में जो गड्ढा है, यहां से ही महानदी बहती है, उधर है आपका सारंगगढ़ की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने मिल रही है रदन की पहाड़ी, सरायपाली बसना वाला रदन की पहाड़ी, जहां से लात नदी का उद्गम है, यहां पर आके मिल जाएगी ये भी। ठीक है, तो रदन की पहाड़ी हो गई, बड़े पाट डोंगर हो गया, भातरी नवागढ़ की पहाड़ी हो गई, सोनबेरा पठार हो गया, है ना, और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, सिहावा पर्वत हो गया। ये सभी धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के आसपास के इलाके हैं, आपको अच्छे से देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है महानदी बेसिन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इस वीडियो में कवर हो गया। यदि ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसी प्रकार का और वीडियो बनाना है क्या मैप वाइज, अगले जो प्राकृतिक विभाजन उसका, तो मैं आपको बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लें। साथ ही यदि मेरी पेड क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।